हेलो गाइस, मेरा नाम लविश है। इस चैनल में हम जो भी बुक्स को रीड करेंगे हम आपको हिंदी में समझाएंगे, और जितने भी चैप्टर्स को रीड करेंगे वो हम आपको एक बार एक कर कर पहले पढ़ेंगे और आपको हिंदी में उनका अर्थ समझाएंगे। सो आज हम बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल केमेन का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर इस चैप्टर का नाम है अटेंशन एंड एफर्ट। इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा पहेलियाँ बजाते हुए मैं नहीं जाऊँगा, मैं सीधा हम पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। इट इज़ अनलाइकली event of this book made into film, System 2 would be the supporting character who believes herself to be the hero. The defining feature of System 2 in this story is that its operations are effortful, and one of its main character is laziness, a reluctance to invest more effort than strictly necessary. As a consequence, the thought and actions of System 2 believes it has chosen and are often guided by the figure at the center of the story, which is System 1. However, there are vital tasks that only System 2 can perform because they require effort and act of self-control in which intuitions and impulses of System 1 are overcome. So इस वाले पैराग्राफ में ऑथर ये कह रहा है कि अगर इस सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो सिस्टम 2 जो है वो अपने आप को हीरो मानेगा, बट वो और उसकी कैरेक्टर्स ये होंगे कि उसके जो वो काम करता है जब वो एक एफर्ट के साथ काम करता है, कि वो जब वो जो भी काम करता है उसके ऊपर उसको थोड़ा सा जोर और दबाव लगाना पड़ता है। और उसका मेन कैरेक्टर एक ये भी रहेगा कि वो बहुत लेजी होएगा, बहुत आलसी होएगा, कि वो जितनी भी उसको शक्ति दी गई है, एनर्जी दी गई है, उससे स्ट्रिक्टली नेसेसरी से ज़्यादा वो यूज़ नहीं करेगा। मतलब कि अगर उसको लेट से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करनी है तो वो उतनी ही एनर्जी यूज करेगा जितना काम के लिए जरूरी है, और फिर बाद में अपने आप को पीछे खींच लेगा। बट और ये भी बताया गया कि सिस्टम 2 के अंदर जो भी सिस्टम 2 के एक्शंस हैं वो हमेशा गाइडेड होते हैं सिस्टम 1 के साथ, और सिस्टम 1 को एक्चुअल में इस फिल्म के सेंटर में माना जाएगा अगर ये फिल्म बनाई जाएगी। बट अगर सिस्टम 1 जो है वो सेंटर में है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे टास्क हैं जो सिस्टम 2 ही कर सकता है। और सिस्टम 2 बिकॉज उसके लिए एफर्ट जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, कुछ लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, अपने ऊपर कंट्रोल की जरूरत होती है, ताकि आप अपनी आदतों को रोक के पहले सोच सकें। मेंटल एफर्ट। इफ यू विश टू एक्सरसाइज योर सिस्टम 2 fully system 2 working at full tilt, the following exercise will do it. It should bring you the limits of cognitive abilities with the 5 seconds. To start, make up several strings of 4-digit or different and write each string on the index card. Place a blank card on the top of the deck. The task you will perform is called add 1. So, ये उसने टास्क बताया है। मैं ये टास्क को नहीं करूंगा, बट मैं आपको टास्क को एक मोटा मोटा समझा देता हूँ अगर आप करना चाहते हो। ये सिर्फ आपको बताएगा कि सिस्टम 2 जब एंगेज होता है तो आपकी बॉडी का और माइंड का कितना एफर्ट लगता है। तो सिस्टम 2 उसने ऐसा बोला कि ऐसे 4 कार्ड्स ले ले, उस पर चार अंकों के नंबर लिख ले, और चारों अंकों के नंबर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। फिर आपने एक घड़ी सेट करनी है जो हर 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद टिक 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 करेगी। आपको 3 सेकंड का टाइम देना अपने आप को। आपको एक कार्ड उठाना है, उसको देखना है, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसके अंदर हर इंडिविजुअल नंबर के अंदर एक एक ऐड करके फिर बोलना है। और जब ये आप ज्यादा बार बार करोगे तो आप देखोगे कि आपकी मेंटल प्रोसेसेस जो है वो रुक रही है बीच में से। उसको वो बताता है कि ये सिस्टम 2 इंगेज इसलिए आपका हो रहा है, और आपकी बॉडी जो है वो एफर्ट एक्सर्ट कर रही है, उस पर काम लगा रही है, जोर लगा रही है। If you would like to know what your body is doing while your mind is hard at work, set up 2 piles of books at a study table. Place a video camera on one and lean your chin on the other. Get the video going and stare at the camera lens while working on add 1 and add 3 exercises. Later you will find the changing on the size of pupils. बस वो ये कह रहा है, वीडियो बना के देखोगे जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा आपके प्यूपल्स जो हैं वो छोटे हो चुके हैं, आपकी मसल जो है काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड लग रही है। I have long personal history with Add-1 task. Early in my career, I spent a year in University of Michigan as a visitor in laboratory, studied hypnosis.
casting about for a useful topic about research, I found an article in Scientific American in which psychologist Eckhard Hess described that the pupils of the eye as the window to the soul. I reread it recently again and found it inspiring. It begins with Hess reporting that his wife had noticed his pupil widening when he watched beautiful nature pictures and had noticed his pupil, and it ends with two striking pictures of the same good-looking woman who somehow appears much more attractive in one than the others. The only difference in one is his pupil appears to be dilated in the attractive picture and constructed in the other. Hess also wrote belladonna, the pupil dilating substance that is used as cosmetic, and of the bazaar shoppers who wears dark glasses in order to hide their level of interest from the merchants. इसके बारे में ये बोला बस इस पैराग्राफ में ऑथर ने कि जो प्यूपल्स होते हैं उसके बाद जब वो पहले रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक अमेरिकन में गया था वो अपने करियर में अर्लियर उसने वहाँ पे हिप्नोसिस के बारे में पढ़ा और हिप्नोसिस के अंदर एक सेक्शन आया एक उसको डॉक्टर मिला जिसने उसको बताया कि हिप्नोसिस के एक जो आपकी आंखों के प्यूपल होते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आंखों के प्यूपल होते हैं उसके थ्रू एक इंसान की आत्मा और एक रूह के अंदर तक झांका जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या फील कर रहा है। जो डॉक्टर है जो हमारे ऑथर को मिला था उसकी वाइफ ने उसे बताया कि जब वो नेचर की पिक्चर्स देखता था तब उसके प्यूपल्स जो थे काफी खुले थे नॉन डायलेटेड थे मतलब कि ताकि वाइडन थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देख सके और वो काफी रिलैक्स था। बट जब वो किसी एक सुंदर लड़की को देखता था तो उसके दोनों प्यूपल्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे छोटे हो जाते थे और उससे पता चलता था कि ये इस चीज में इंटरेस्टेड है। अब ये भी कह रहा है कि लोग सनग्लासेस इसीलिए डालते हैं क्योंकि अपने इंटरेस्ट्स को छुपा सके लोगों से ताकि अगर आपको पता चल जाए कि अगर इसके प्यूपल्स डायलेटेड है इसका मतलब ये इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है या नहीं। One of the Hess's findings especially captured my attention. He had noticed that pupils are sensitive indicators of mental effort. They dilate substantially when people multiply two-digit numbers, and they dilate more if the problems are hard than if they are easy. His observations indicated that response to the mental effort is distinct from emotional arousal. Hess's work did not have much to do with hypnosis, but I concluded that the idea of visible indication of mental effort had promised a research topic. A graduate student in the lab, Jackson Beatty, shared my enthusiasm and we got to work. इसके बारे में ये बता रहा है कि बस वो उसको ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है पीपल्स के डायलेट होने का। ऑथर ये बता रहा है और वो इसके बारे में रिसर्च करना चाहता था और वो एक और अच्छे लैब स्टूडेंट से मिला जिसके साथ वो मिलके आगे करेगा इस बारे में। Betty and I developed a setup similar to the optician's examination room in which the experimental participants leaned her head on the chin on the forehead rest and stared at the camera while listening to pre-recorded information and answering questions on recorded beats of metronome. The beats triggered an infrared flash every second, causing the pictures to be taken. At the end of the experiment, we would rush to have the film developed, project the images of the people on the screen, and go work with the ruler. The method was perfect fit for young and impatient researchers, and we knew our results almost immediately that they always told a clear picture. बस उसने इस बारे में बताया कि जब वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे तो वो पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से रिसर्च करवाते थे। तो एक हेड रेस्ट होता है, वो जब आप अपनी आंखों का टेस्ट करवाने जाते हो आपको अपनी चिन को रखना पड़ता है हेड रेस्ट के ऊपर और आपकी तरफ एक कैमरा लगाया जाता है जिससे आपके पीपल्स का साइज नापा जाता है। और उसमें उन्होंने कुछ मेट्रोनोम के साथ उन्होंने कोई पिक्चर्स दिखाई उन्होंने साथ के साथ ताकि वो उनको पता चल जाए कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है और किन चीज़ों में नहीं। Beatty and I focused on the page tasks such as Add 1, in which we knew that precisely what was the subject's mind at the time. We recorded strings of digits on the beats of metronome and instructed the subject to repeat or transform the digits one by one, maintaining the same rhythm. We soon discovered that the size of pupil varied second by second, reflecting the changing demands of the task. The shape of the response was inverted 5.
as you experienced it if you try to add 1 or add 3, effort build up with every added digit that you hear and reaches an almost intolerable peak as you rush to produce a transformed string during and immediately after the pause and relaxes gradually as you unload after your short term memory. तो ये ऐसा बता रहा है कि उन्होंने स्ट्रिंग वाला जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, उन्होंने जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे ऐसा, तो उन्होंने वो स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट को पेशेंट के सामने रखा. जब पेशेंट ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो पीपल्स के साइजेस जो है वो एक समान नहीं रहे, वो बढ़ते रहे, कम होते रहे, डिपेंडिंग ऑन वो किस टास्क में कहाँ है. जब वो टास्क में मेट्रोनोम चल रहा था, मेट्रोनोम होता है जब टिक 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 होती है, वो आप घड़ी की भी कह सकते हो मेट्रोनोम, या आप एक स्पेशल डिवाइस होता है जो सिर्फ टिक टिक करने के लिए बना होता है, उसको आप मेट्रोनोम कहते हैं. तो वो उन्होंने उनको बोला कि हर 3 सेकंड के बाद आपने उसमें 1 या 3 ऐड करने हैं. और जब पार्टिसिपेंट तो था वो जब स्टार्टिंग में होता था, पहले वो नंबर ग्रैब करता था, उसकी पीपल का साइज डिफरेंट था. जब वो ऐड करता था उसके पीपल का साइज डिफरेंट होता था. और जब उसको एक्साइटमेंट होती थी कि मुझे नंबर मिल गया और जल्दी से जल्दी मुझे नंबर बोलना है, तब उसके पीपल्स का साइज डिफरेंट होता था. और एक और चीज उन्होंने ये भी बोला है कि जब हमारी ये खत्म हुई एक्सरसाइज, तो जब पीपल रिलैक्स कर रहे थे या इन बिटवीन द स्ट्रिंग्स जब पीपल्स रिलैक्स कर रहे थे, तब भी पीपल्स जो है वो खुल रहे थे, बिकॉज वो बॉडी जो है वो रिलैक्स हो रही थी, उसके मन में एफर्ट खत्म हो रहा था. The pupil data corresponded precisely to the subjective experience. Longer strings reliably caused larger dilations, and the transformation tasks compounded the effort, and the peak of pupil size coincided with maximum effort. Add 1 with 4 digit caused a larger dilation than the task of holding 7 digits for immediate recall. Add 3, which was more difficult and is the most demanding, I observed. In the first 5 seconds, people dilate by about 50% of its original area and heart rate increases about 7 beats per minute. This is hard as people can work and they can give up if more is asked of them. When we exposed our subjects to more digits than they could remember, their pupils stopped dilating or actually shrank. So सेम चीज उसमें उन्होंने कंक्लूड की कि जब जितना मुश्किल जितना मुश्किल टास्क होता था, उतने पीपल ज्यादा डायलेट हो जाते थे और हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता था. और जब टास्क खत्म होता था या एक्टिविटी जो है या पेशेंट जब हार मान लेता था, तब उस केस में जो है वो पीपल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता था और आराम से रिलैक्स हो जाता था. We worked for some months in spacious basement suites in which we had set up a closed-circuit system that projected an image of subject's pupil on the screen in corridor that we could hear what is happening in the laboratory. The diameter of the pupil was about a foot. Watching it dilate and contract when participant was at work was fascinating sight. Quite an attraction for visitors in our lab. We amused ourselves and impressed our guests by our ability to divine when the participant has gave up on the task. During a mental multiplication, the pupil normally dilated to the largest size within few minutes and stayed large as long as the individual kept on working on the problem. It contracted immediately when she found out the answer or gave up. As we watched from the corridor, we often be surprised that both owner of the pupil and our guests are asking, "Why did you stop working just now?" The answer was inside the lab was often, "How did you know?" To which we would reply, "We have a window to your soul." बस ये पार्टिसिपेंट्स के साथ मजाक कर रहे हैं, कहते हैं कि हमको पहले ही पता चल जाता था कि वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, गिव अप करने वाले हैं या ये करने वाले हैं, तो हमको उनके दिमाग के अंदर पहले ही घुसने का बड़ा मजा आता था. The casual observations we made from the corridor were sometimes informative as formal experiments, and I made significant discovery as I was idly watching a woman's pupil during the break of 2 tasks. She had kept her position on the chin rest, so I could see the image of her eyes while she engaged in the routine conversation with the experimenter. I was sure surprised to see that the pupils remained small and did not noticeably dilate as she talked and listened. Unlike the tasks that we were studying, the mundane conversation apparently demanded little or no effort and no more than retaining 2 or 3 digits. This was the eureka moment. I realized that the task that we had chosen for the study was exceptionally effortful. An image came to my mind, mental life. Today I would
I would speak of the life of System 2. It's normally conducted at the pace of comfortable walks, sometimes interrupted by the episodes of jogging on a rare occasion of frantic speed. The Ad 1 and Ad 3 exercises are sprint, and casual chatting is just a stroll. इसके बारे में अभी इन्होंने ये बात की है कि एक महिला उनके लैब में आई थी जिसके साथ उन्होंने ये Ad 1 Ad 2 से पहले उन्होंने कि एक्सपेरिमेंट से पहले उन्होंने सिर्फ नॉर्मल बातें कर रहे थे और उनको ये पता चला कि जब वो नॉर्मल बातें कर रहे थे तो उसके महिला के पीपल्स जो है वो डायलेट इतने नहीं हुए। तो इससे उनको ये पता चला कि सिस्टम 2 एंगेज नहीं था, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हमको सिस्टम 2 नहीं एंगेज था, कुछ लेवल का था बिकॉज वो थोड़े थोड़े डायलेट हो रहे थे बट इतने डायलेट नहीं हो रहे थे कि उनको एक एक्सपेरिमेंटली काउंट किया जाए। और बट उसके अंदर इतना एफर्ट नहीं लगता जैसे हम किसी से बात करते हैं जब, इसीलिए हमारे जो पीपल्स होते हैं वो इतने कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते। जब उनको Ad 1 और Ad 3 के एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया तब उनके पीपल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए और इससे पता चला कि सिस्टम 2 जो है कहीं ना कहीं कभी भी इंगेज रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट वो उसका रोल जो है वो 3 प्रकार में माना है, जिसको उसने बोला वॉकिंग, जॉगिंग और स्प्रिंट्स के, कि कभी कभार वो ज़्यादातर वॉकिंग ही करता है, कभी कभार उसको लगे तो वो जॉग करना शुरू कर देता है, बट अगर रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर उसको स्प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है तब वो स्प्रिंट करता है और तब हमारे पीपल्स जो है पूरी तरह डायलेट हो जाते हैं। We found that the people when engaged in mental sprints may become effectively blind. The author of The Invisible Gorilla had made the gorilla invisible by keeping the observers intensely busy in counting the passes. We reported a rather less dramatic examples of the blindness during Ad 1. Our subjects were exposed to the series of rapidly flashing words while they were working. They were told that to give the task complete priority, but they were only also asked to report at the end of the digit task whether the letter K had appeared during time of trial. The main finding was that the ability to detect and report the target letter changed in the course of 10 seconds of the exercise. The observers almost never missed a K that was shown in beginning and near the end of the Ad 1 task, but they missed the target almost half the time when the mental effort was at its peak. Although we had the picture of their wide open eyes staring straight at it, the failures of detection followed same inverted V pattern at the dilating pupil. The similarity was reassuring. The pupil was good measure of physical arousal that accompanies mental effort. We could go ahead and use it to understand how our mind works. तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जब इनविजिबल गोरिल्ला वाला चैलेंज किया था तब उनको एक चीज़ पता चली कि पीपल चाहे डायलेट हो जाते हैं बट जो होते हैं वो इफेक्टिवली मेंटली ब्लाइंड हो जाते हैं कि हमें दिखना बंद हो जाता है बाकी चीज़ों के सिवा। जब हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तब हमें बाकी चीज़ें दिखनी एक इफेक्टिवली बंद हो जाती हैं। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि इन्होंने इंटेंसली जब ये गोरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आप टीम के बारे में काउंट करो, टीम के ऊपर काउंट करो किसने कितना पास किया, और बाद में उन्होंने गोरिल्ला के बारे में बात की थी। सेम ही एक और एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जब मेंटल एफर्ट ज़्यादा होता है तो वो इफेक्टिवली ब्लाइंड हो जाते हैं, और सेम ही बारे में एक और एक्सपेरिमेंट में बात की है। मच लाइक द इलेक्ट्रिसिटी मीटर आउटसाइड योर हाउस और अपार्टमेंट, द पीपल्स ऑफर्ड एन इंडेक्स ऑफ करंट रेट ऑफ विच द मेंटल एनर्जी इज यूज्ड। जैसे आपके घर के बाहर मीटर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, आपके पीपल से पता किया जा सकता है कि आपका मेंटल एफर्ट कितना यूज किया जा रहा है। द एनालॉजीज गोज डीप. Your use of electricity depends on what you choose to do, whether to light the room or toast a piece of bread. When you turn on a bulb or a toaster, it draws energy. It needs, but no more.
Similarly, we decide what to do. We have a limited control over the effort of doing. Suppose you are shown figures, say 9462, and you were told your life depends on holding them in the memory for 10 seconds. However much you want to live, you cannot exert as much effort in this task as you would force to invest to complete and add 3 transformation to the same digits. So इसके बारे में ये बोला है कि जैसे ही आपके घर के बाहर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, वो एक डिजिट्स को मेंटेन करके रखता है, और उस नंबर ऑफ डिजिट्स को से आपको पता लगता है कि आप कितनी मेंटल एक्टिविटी यूज कर रहे हो, आप कितनी एफर्ट यूज कर रहे हो, उस घर में कितनी बिजली यूज कर रहे हो। उसी प्रकार ये जो है आपके पीपल्स जो है उनसे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है वो कितना एफर्ट यूज कर रही है। आपको ये एनालॉजी कहते हैं ऐसे जाती है कि अगर आप जैसे आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ एनर्जी है, तो अगर आपको घर की लाइट जलानी है तो आपको उतनी ही एनर्जी लगाओगे जितनी ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाओगे। जब आपको एक अपना ब्रेड को टोस्ट करना है, तब आप उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करोगे जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप नहीं यूज़ करोगे। और सिमिलरली हमारे माइंड के साथ जाता है, आप जितने भी एफर्ट जब आप एफर्ट कर रहे हो किसी काम को के लिए बैठे हो, तब आपका माइंड उतनी एनर्जी यूज करेगा जितनी जरूरत है, और उससे ज्यादा एफर्ट वो नहीं करेगा। और अगर ऐसा उसने बोला कि सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूंगा आपके सिर पे बंदूक रख के कि 9462 को याद रख 10 सेकंड के लिए, 9462 आपके मन में याद हो जाएगा, इवन दो आपको पता है कि आप मर सकते हो, इसीलिए आपका माइंड ज्यादा एफर्ट लगाएगा। बट अगर उतनी ही प्रॉब्लम आपको ज्यादा आएगी, अगर मैं आपको कहूंगा 9462 में 333 ऐड कर, सो इसका आंसर हो जाएगा 2795। और ये मेरे माइंड में थोड़ा टाइम लिया, जो कि इसके बाद है। System 2 and electrical currents in your home both have limited capacity, but they respond differently to threatened overload. A breaker trips when the demand for the current is excessive, causing all devices on the circuit to lose at once. In contrast, the response to mental overload is selective and precise. System 2 protects all the most important activities, so it receives attention it needs. Spares capacity is allocated second by second to the task. In our version of Gorilla experiment, we instructed the participant to assign priority to the digit task. We know that they followed the instruction because the timing of the visual target had no effect on the main task. If critical letter was presented at the time of high demand, the subject simply did not see it. When the transformation task was less demanding, the detection performance was better. So इसी तरीके से उन्होंने बात किया कि जैसे कि हमारे घर के बाहर जैसे हमारे मीटर के अंदर एक ब्रेकर होता है जो ट्रिप कर जाता है जब हम एक्सेसिव एनर्जी यूज करते हैं। सिमिलरली जब गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो एक तरह से हमारे मेंटल एफर्ट ज्यादा होने के कारण बाकी चीजों के ऊपर हमने फोकस इंटेंशनली हमारी बॉडी ने एनर्जी सेव करने के लिए बचाया, इसीलिए हम गोरिल्ला के ऊपर फोकस नहीं कर पाए। और ये भी उन्होंने नोटिस किया कि जब उन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने नंबर्स के अंदर उन्होंने बोला पार्टिसिपेंट को कि इन 4 नंबर्स के अंदर 3 तो ऐड करना ही है, बट के लेटर भी ढूंढना है, एक के लेटर ढूंढना है। तो कहते हैं जब एफर्ट ज्यादा हाई था बॉडी के अंदर, तब के लेटर ढूंढना मुश्किल हो रहा था सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। लेकिन जब मेंटल एफर्ट उन्होंने कम था, जैसे कि उन्होंने टास्क को कम डिमांडिंग कर दिया, तब के लेटर ढूंढना उतना ही ईजी हो गया था पार्टिसिपेंट्स के लिए। The sophisticated allocation of attention has been honed by long evolutionary history, orienting and responding quickly to the gravest threats and most promising opportunities improve the chance of survival. And this capability is certainly not restricted to humans. Even in modern humans, System 1 takes over in emergencies and assigns total priority to self-protection actions. Imagine yourself at the wheel of the car and unexpectedly scared at a large oil slick. You will find that you have responded to the threat before you became fully conscious to it. इसके बारे में ये बोला है कि अटेंशन को है वो बहुत ध्यान से एवोल्यूशन ने आपकी चूज करके एलोकेट किया है आपके माइंड के अंदर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ध्यान है, उसको फोकस है, उसको बहुत प्रिसाइसली, बहुत सोच समझकर एवोल्यूशन ने बनाया है, ताकि आप सिस्टम 1 के अंदर जो टास्क होते हैं अपने आप वो जल्दी से जल्दी अपने आप ओरिएंट हो जाते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, अगर आप
इमीडिएटली अगर आप जल्दी से जल्दी आप अपने आसपास कोई शेर है कि नहीं, अगर वो जान लेते हो तो आपका भागने के और सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये चीज एवोल्यूशन ने सोच समझ कर आपके दिमाग में डाली है। वही अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, जैसे फ्रूट है जो आपको जल्दी दिख जाए और सामने कोई कॉम्पिटिटर है उसको अभी नहीं दिखा है, तो आपको दिख जाए, वो आपके लिए एक एडवांटेज है, वो आपके लिए एक बेटर एडवांटेज है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए। और यही चीज जो है उन्होंने ये बताया कि सिस्टम 1 के अंदर ऑलरेडी एलोकेट की गई है कि ये जो अटेंशन है वो इजीली इन चीजों के बाद में ज्यादा एलोकेट की गई है बाय द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ऑथर ये भी कह रहा है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो लेट से और आपके सामने कहीं तेल गिरा होता है और आपकी गाड़ी स्किड करने लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बॉडी पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी विदाउट आपकी थिंकिंग की अच्छा ये इमरजेंसी सिचुएशन है। Beatty and I worked together for only a year, but our collaboration had large effect on our subsequent careers. He eventually became leading authority of cognitive pupillometry, and I wrote a book titled Attention and Effort, which was based in large part on what we learned together and follow-up research I did at Harvard at the following year. We learned great deals about working minds, which I now think is System 2 from measuring pupils in a wide variety of tasks. उसने बस यही बोला कि ऐसे मैंने बेटी के साथ काम किया, मैंने अपनी बुक लिखी, वो भी जाकर एक कॉग्निटिव पिपलोमेट्री में चला गया जिसने एक नई फील्ड के बारे में बात कर दी उसने, और अपनी अपनी जगह किया, बट हमने काम किया, बट बहुत ज्यादा उस छोटे से पीरियड के अंदर हमारे काम ने बहुत ज्यादा रंग लेकर आया। As you become skilled in the task, its demand for energy diminishes. Studies of the brain has shown that patterns of activity associated with action changes skills increase easily with fewer brain regions involved. Talent has similar effects. Highly intelligent individuals need less effort to solve the same problems as indicated by both pupil size and brain activity. A general law of least effort applies to cognitive as well as physical exertion. A law asserts that if there are several ways of achieving the same goal, the people will eventually gravitate to the least demanding course of action. And in economy of action, effort is cost and acquisition of skill is driven by the balance of benefit and cost. Laziness is built deep into our nature. इसके बारे में वो ये अच्छा है, इसके बारे में बात कर रहा है कि वो कहता है कि जब आप किसी स्किल के ऊपर काम करते हो, जब आप जैसे कि क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, स्टार्टिंग में अगर आपकी मन के ऊपर कोई MRI करेगा या ब्रेन स्कैन करेगा तो वो पता चलेगा कि आपके जब आप सीख रहे हो किसी चीज को तो आपके हायर ज्यादा रीजन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आपकी मेंटल एफर्ट है वो ज्यादा है। बट एज साल ब साल आप खेलना शुरू करते हो, आप खेलते जाते हो, आपको जब उस गेम की आदत पड़ जाती है तो आपके दिमाग में वो एक्टिविटी कम होती है, एनर्जी कम लगती है, और आपके फ्यूअर ब्रेन रीजन्स यूज होते हैं। और इसी तरह जब हम किसी इंटेलिजेंट बंदे की बात करते हैं तो उसको जब सेम प्रॉब्लम दिखाई जाए तो स्टार्टिंग में तो वो भी उसके भी माइंड के अंदर बहुत सारा एफर्ट लगता है, बट वो धीरे धीरे करके उनके माइंड में भी एफर्ट कम लगने लग जाता है। और उसी के बारे में ऑथर ऐसा भी बोलता है कि जब हर किसी का ऐसा ही है, जब वेरियस नंबर ऑफ टास्क किसी के सामने रखे जाएंगे, जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने रखे जाएंगे, जब बहुत सारे लोगों के पास सामने रखे जाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे करके लोग उन तरीकों से काम करने लग जाएंगे जो कि सबसे लीस्ट एफर्टफुल है, कि इसमें एनर्जी कम लगती है भाई। In the economy of action, the effort is the cost and acquisition of the skill is driven by balance of benefits and cost. ये भी एक नॉर्मल है कि आपको बेनिफिट कॉस्ट अपने आप माइंड जो है वो देख लेता है, और लीस्ट एक्शन के अंदर एफर्ट जो है वो करेंसी है, और उस हिसाब से वो सोच समझ के उतनी ही यूज करता है जितनी उसको रिटर्न मिले। और लेजीनेस इज बिल्ट डीप इनटू आवर सिस्टम, तो मतलब हम सभी लोग जो है वो इनेटली लेजी हैं, सभी लोग, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग, hardworking लोग। The tasks we studied varied considerably their effect on the pupils. At baseline, our subjects were awake, aware, and ready to engage in the task. Probably at higher levels of arousal, the cognitive readiness than usual. Holding one or two digits in the memory or learning to associate a word with the digit 3 equals door produced reliable effects on. Sorry, एक second. ये खुल नहीं रही से। Okay, so produced reliable effects on momentary arousal above baseline, but effects was minuscule. Only 5% of increase in the pupil diameter associated with AD3. A task that required discriminating between pitch and two tones yielded significantly larger dilations. Recent research has shown that inhibiting the tendency to reading
inhibiting the tendency to read distracting words as figure 2 is of preceding chapter also induces moderate effects. Test of short-term memory of 6 digits and 7 digits are more effortful as the number of your spouse's birthday also requires a brief and sorry as just removing the bottle board करता हूँ. As a recent research has shown, inhibiting the tendency to read distracting words as in figure 2 of preceding chapter also induces moderate effect. Tests of the short-term memory of 6 and 7 digits were more effortful as you experience and the request to retrieve and say aloud your phone number or your spouse's birthday also require a brief amount of significant effort because the entire string must be held in the memory as a response organized. The mental multiplication of 2-digit numbers and add-3 tasks were near limit of most people. So similarly वो यही कह रहा है कि वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमने अराउजल अप था कि मतलब कि जब सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे जब वो हमारे सामने आकर बैठे तब सभी जो है एक स्टेट में थे, जब वो उठे हुए थे, जाग रहे थे और काफी तरह से उनकी अवेक थे, अटेंशन उनकी अच्छी थी, वो देखने में वो मतलब कि जाग रहे थे, वो उठे थे, उनके अंदर शक्ति थी. और उन्होंने ये बोला कि जब वो देखते थे कि उनके सामने एक मुश्किल टास्क रखा जा रहा है तो एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, लेकिन सेम तरीके का टास्क जब वो उनकी मेमोरी में ऑलरेडी रिलेटेड था, जैसे कि अपने वाइफ का फोन नंबर या उनकी अपना फोन नंबर बोलना या वाइफ का बर्थ डेट बोलना, ये सब चीजें उनकी मेमोरी में थी. इवन दो थोड़ा सा 5% एफर्ट यूज हुआ था, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, डायलेट हुए थे पीपल्स, बट इतनी एफर्ट, मेंटल एफर्ट नहीं लगा जो कि जब हम @3 वाला टास्क करवा रहे थे पेशेंट से और जब उनको और भी मुश्किल से मुश्किल टास्क दे रहे थे. What makes some cognitive operations more demanding and effortful than others? What outcomes we must purchase in the currency of attention? What can System 2 do that System 1 cannot? We have now tentative answers to that question. Effort is required to maintain simultaneously in the memory of several ideas that requires separate action that needs to be combined in according to the rule. Rehearsing your shopping list as you enter the supermarket, choosing between the fish and the wheel at the restaurant, or combining a surprising result from survey with information that is sample on was small. For example, System 2 is only one that can follow the rule, compares to the object and several attributes, and make deliberate choices between the option. Automatic System 1 does not have these capabilities. System 1 detects simple relations like they are all alike, the son is much taller than my father, and Excel is integrating information about one thing, but it does not deal with the multiple distinct topics at once, nor it adapts or uses purely statistically information. System 1 will detect the person described as meek and tidy soul, needs for order, with needs of order and structure, with passion for detail, resembles caricature librarian, but combining this intuition with knowledge about small numbers of librarians is a task of only System 2 to perform. If System 2 knows how to do it, which is true for few people. Okay, so इस पैराग्राफ में ऑथर ये बोल रहा है कि जो मेंटल एफर्ट होता है वो थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होता है सिस्टम 2 के अंदर, रिक्वायर्ड होता ही होता है इन ऑर्डर टू एक्ट. एंड इसके अंदर उसने ये बताया कि जब हम लेट्स से आपको आपकी मम्मा कोई शॉपिंग के लिए सामान लेने के लिए भेजते हैं और आपको वो चीज़ें याद रखनी पड़ती है, उस केस में आपका System 2 एंगेज होता है. जब आप बार बार रिपीट करते हैं कि अच्छा मेरे को धनिया ही लेके आना है, मेरे को राइस लेके आना है, मेरे को शुगर लेके आनी है, ये तब System 2 एक्टिवेट होता है. System 2 तब भी एक्टिवेट होता है जब आप बैठे होते हैं किसी रेस्टोरेंट में और आपको कोई चॉइस लेनी होती है. सो बेसिकली ये बता रहा है कि जो System 2 है उसका काम है रूल्स फॉलो करना, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स की वो 2-3 चीजों के बारे में कंपेयर करके सोचना कि मेरे लिए क्या सही रहेगा. और System 2 का ये भी काम है कि अदर एट्रीब्यूट्स हैं और उसको चॉइस लेना कि लाइक बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके चॉइस लेना और ऑर्डर फॉलो करना, वो System 2 का काम है. System 1 जो है वो सिंपलर चीजें करता है, जैसे कि छोटे मोटे कंपैरिजन, जैसे कि System 1 डिटेक्ट सिंपल रिलेशंस देखता है. System अगर 2 के बारे में जो डिलिबरेट चॉइसेस होती है कि ये सही रहेगा मेरे लिए, ये सही रहेगा, ये System 2 का काम है. System 1 जो है वो ये देख लेगा कि ये लड़का लंबा है, ये लड़का छोटा. System
टू देख लेगा कि सारे एप्पल्स जो है वो एक तरह के ही हैं। सिस्टम वन जो देख लेगा, सॉरी, सिस्टम वन देख लेगा सारे एप्पल्स एक तरह के ही हैं। एंड और एक और एग्जांपल की, जैसे कि वो लाइब्रेरियन का एग्जांपल दिया था, वो सिस्टम वन ने दिया था, बट जब उसके सामने डेटा रखा जाएगा और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेनी पड़ेगी, वो सिस्टम टू ही लेगा। A crucial capability of System 2 is adoption of task set. It can program memory to obey and instructions that override habitual responses. The crucial capability. So System 2 का एक बहुत crucial काम है। System 2 का ये crucial काम ये है कि वो task sets लेता है, जिससे कि वो System 1 को भी कंट्रोल करता है, रोक के रखता है कि भाई override habitual responses। जैसे कि अगर आपका हैबिट है कि आपके सामने अगर कोई चीज पड़ी है तो आप उसको खा लेते हो बिना सोचे। सिस्टम टू अगर आपको बताएगा कि भाई तुझे वेट लूज करना है, इसीलिए तुझे वो चीज नहीं खानी, तो आपको वो बार बार सिस्टम टू को एंगेज करना पड़ रहा है। इसको कहते हैं सिस्टम टू। कंसिडर द फॉलोइंग, काउंट ऑल occurrences of letter F in this page. This is not the task that you have ever performed before, and it will not come naturally to you, but your system too will take on. It will be effortful to set yourself up for this exercise and effortful to carry it through, and you will surely improve with practice. Psychology speaks executive control to describe the adoption and termination of task sets. Neuroscientists have identified the main region of the brain that serves executive function. One of these regions involved whenever a conflict must be resolved. Another is prefrontal area of the brain, a region that is substantially more developed in humans than other primates, and that is involved in the operations that we associate with intelligence. So, इसमें वो ये बता रहा है कि let's say पहले उसने ऑथर ने ऐसा बोला कि आप इस पेज पे देखिए और आपको जितने भी लेटर F से स्टार्ट होते हैं और F से स्टार्ट होते हैं या F किसी भी लेटर के अंदर जिसके अंदर F आता है उसको काउंट कीजिए। वो कहते हैं स्टार्टिंग में आपको ये नहीं समझ आएगा कि आप आपके लिए बहुत टाइम लगेगा, आपको एक ही चीज को देखना पड़ेगा, फिर उसको F को सर्कल करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत मुश्किल होएगा। बट जब आप धीरे धीरे उस चीज को बार बार करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो एफर्ट तो रहेगा बट एफर्ट ईजी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। Psychology speaks of executive control and describe adoption and termination of task sets. Scientists have तो ये ब्रेन रीजन के बारे में बात करें कि आपके दिमाग में ऐसा कोई रीजन है जिसको आप एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के लिए स्पेशली एक है, वो अडॉप्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ टास्क कि ये काम करना है कि नहीं करना, उसके बारे में सोचता है और आपको बताता है, आपके ब्रेन में ये बोलता है कि भाई ये काम करने की जरूरत नहीं, भाई ये काम कर सकता है तुम। वन ऑफ द रीजंस इन्वॉल्व whenever a conflict must be resolved. एक और रीजन है जिसको इन्होंने प्रीफ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन बोला, a region that is substantially more developed in humans than other primates. तो मतलब कि ये जो एक प्रीफ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन है, ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। जब मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है कि भाई मत कर और एक साइड पे चल रहा होता है कि भाई कर ले, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बीच में आता है और आपको हेल्प करता है उस चीज में। और ये जो है, ये कहते हैं कि ये ब्रेन रीजन जो है हमारे इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा बना हुआ है बाकी एनिमल्स को कंपेयर करते हुए। Now suppose that at the end of the page you get another instruction, count all the commas in the next page, and this will be harder because you have to overcome a newly acquired tendency to focus attention on F. One of the significant discoveries of cognitive psychologists in recent decades is that switching from one task to another is effortful, especially under time pressure. तो कहता है अगर अगले पेज पे मैं आपसे पूछूं और आपको बोलूं कि भाई F तो ठीक है, अब आपने F वाली एक्टिविटी कर ली, अब आपने अब नेक्स्ट पेज पे देखना है कि कॉमास कौन सी जगह पे है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और इवन ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आपका ब्रेन जो है इंट्यूटिवली F के बारे में सोच रहेगा, F को बताता रहेगा। उस टास्क को तोड़कर, F को तोड़कर आपको कॉमर्स के ऊपर फोकस करना, वो आपके लिए इवन मोर एफर्टफुल होएगा, आपके लिए मोर मुश्किल हो जाएगा। The need for rapid switching is one of the reasons that add 3 and mental multiplication is so difficult. To perform add 3 tasks, you must hold several digits in your working memory at the same time, associating each with a particular operation. Some digits are in queue to be transformed, and one of the process of transformations, and other are already transformed and are retained for reporting. Modern test of working memory requires the individual to switch repeatedly between two demanding tasks, retaining the results of one operation while performing the other. People who do well on these tasks tend to do well on the task of general intelligence. However, ability to control attention is not simply the measure of intelligence. Measures of efficiencies in control of attention predicts the performance of air traffic control and of Israeli Air Force pilot beyond the efforts of
इफेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये बोल रहा है कि इसके बारे में आपको सेम चीज है वो एड 3 के बारे में भी अगर आपको करेगा, तो जब आप एडवांस से एड 3 में जाओगे आपका माइंड आपको एड 1 के बारे में बोलता रहेगा। उसने पहले तो ये बोला है, उसके बाद उसने वो ये बोला है टू परफॉर्म एड 3 यू मस्ट होल्ड several digits in your working memory at the same time, associating each particular operation, associating each with a particular operation. Some digits are queued to be transformed and some digits are be is in the process of transformation and already other are. So ऐसा है कि उसने जैसे सेट्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, आप उन चारों नंबर को पहले अपने माइंड में होल्ड करोगे, वर्किंग मेमोरी के अंदर होल्ड करोगे। जब आप वो अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर होल्ड कर लोगे, आप एक को पकड़ोगे, बाकी को अपनी स्टिल वर्किंग मेमोरी में रखोगे, उसको अपनी मेमोरी से अपने ब्रेन के अंदर लेके आओगे, फिर उसके अंदर आप सबके अंदर 3 ऐड करोगे और फिर जब वो आंसर आ जाएगा उसको फिर से वर्किंग मेमोरी में होल्ड करोगे, फिर आप एक एक करके ये प्रोसेस चारों पे करोगे। ये जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। The modern tests of working memory requires individual to switch rapidly between two demanding tasks, retaining the results of one operation while performing the other. People who do well on the test tend to do well on the test of general intelligence. जो लोग ये टास्क अच्छे से कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं, उनको जनरल इंटेलिजेंस में अच्छा माना जाता है कि जिनकी वर्किंग मेमोरी अच्छी होती है, जो चीजों को होल्ड करके रख लेते हैं मन में। However, the ability to control attention is not a simply measure of intelligence. The measure of efficiency in the control of attention predicts the performance of it. कहते हैं रियल लाइफ में जनरल इंटेलिजेंस से आपको कोई लेना देना नहीं। कहता है कि आप एफिशिएंटली अपनी अटेंशन को कैसे एलोकेट करते हो, कि कितनी अटेंशन कहाँ देनी है कि ताकि आपके जो है आपका माइंड ब्रेक डाउन ना हो, इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन है। कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस चीज से प्रिडिक्ट होती है जब आप अपनी अटेंशन को उतना ही काफी एफिशिएंटली हर जगह रखते हो। और फिर तो जैसे कहता है कि जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है काम कर रहे हो, आपको एक टाइम पे काफी प्लेन्स के बारे में सोचना पड़ रहा है, तब आपकी वर्किंग मेमोरी सिर्फ यूज नहीं हो रही, आपकी बहुत सारी चीजें एक तरफ यूज हो रही है, आपकी अटेंशन जो है वो काफी एफिशिएंटली यूज की जा रही है। Israeli Air Force pilots beyond the efforts of intelligence. Time pressure is another driver of the effort. As we carried out at 3 exercise, the rush was imposed in the part by a metronome and part by the load of your memory. Like a juggler with the several balls in the air, you cannot afford to slow down, and rate at which material decay in the memories forces the pace, driving you to rehearse information before it was lost. Any task that requires you to keep several ideas in mind at the same time has hurried character. Unless you have good fortune of spacious working memory, you may be forced to work uncomfortably hard. The most effortful form of slow thinking are those that require you to think fast. कहता टाइम प्रेशर, जब हमने एड 3 वाले के बारे में बात की थी, एड 3 के अंदर आपने जब ये किया तो आपको मेट्रोनोम जो कि टिक 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 की आवाज है वो आपको एक रश प्रोड्यूस कर रहा था, आपके माइंड के अंदर एक रश हो रहा था। तो आपको रश को पुश करने के लिए ऑल्सो आप एक तो आप रश के अगेंस्ट भाग रहे थे, दूसरा आपके माइंड के अंदर वो नंबर भूल ना जाए, क्योंकि जो मन के अंदर मेमोरी है जो भूल जाती है वो भी आप उसके बारे में भी सोच रहे थे सेम टाइम पे। तो सबसे दुनिया में हार्डेस्ट काम वो होते हैं जिनके आपको अपने सिस्टम 2 को एंगेज करना पड़ता है, बट उसके अंदर काइंड ऑफ आपको सिस्टम 2 को फोर्स किया जाता है कि भाई जल्दी चल। और उसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड कॉग्निटिवली हार्ड चैलेंजेस होते हैं, वो जो है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। Surely observed as you performed at 2 that how unusual it is for your mind to work so hard, even if you think of a few mental tasks in which you engage a course of working days are as demanding as at 3. Even the demanding of stories of 6 digits are immediately recalled. We normally avoid the mental overload by dividing our tasks into multiple easy steps, committing intermediate results to long-term memory or to the paper rather than easily overloading working memory. We cover long distances by taking our time and conducting our mental lives with the law of the least effort. So इसका मतलब यही है, उन्होंने बोला कि इसीलिए लोग जो है अपना जब उनके बारे में ऐसा होता है या उनके माइंड में काफी चीजें एक टाइम पे चल रही है, वो एक जगह लिख लेते हैं और वो लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट से काम करते हैं कि जितनी अटेंशन को कम से कम यूज कर, लाइक ऐसा नहीं कम से कम यूज करो बट काफी एफिशिएंटली यूज करो। यूज तो करनी है आपको, बट
अगर आप अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर 6 चीजें रखोगे सेम टाइम पे, तब आपका सिस्टम 2 का काम करने की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, और इसके कारण जो है वो आपकी एक्चुअल में इंटेलिजेंस जो है वो सफर करेगी। और इसीलिए उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट से आपको चलना चाहिए। और अपने अभी सब हर कोई चलता है ऐसे, क्योंकि इसी से आपकी एफर्ट जो सबसे कम यूज होती है। स्पीकिंग ऑफ अटेंशन एंड एफर्ट, आई वोंट ट्राई टू सॉल्व दिस व्हाइल आई एम ड्राइविंग, दिस इज अ पीपल डायलेटिंग टास्क एंड इट रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट। ये सिर्फ एक कोट है जो कि उन्होंने अपने किसी और बुक से, दूसरी बुक से लिया है, और इसने यहाँ पे लिखा हुआ स्पीकिंग ऑफ अटेंशन एंड एफर्ट। अटेंशन एंड एफर्ट उसकी सेम ऑथर की एक दूसरी बुक है। The law of the least effort is operating here, and he will think as little as possible. She did not forget about the meeting. She was completely focused on something else when the meeting was set, and she did not hear you. What came quickly to my mind was the intuition of System 1, and I'll start over and search my memory deliberately. इसने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि System 1, System 2 जहाँ engaged है, but सिस्टम 2 के ऊपर एक रश है, इसी के कारण सिस्टम 2 इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसने बोला कि लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट्स के उसने कई कोट्स दिए हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। द नेम ऑफ द चैप्टर 2 इज अटेंशन एंड एफर्ट। और इसके अंदर सिर्फ ऑथर ने इतनी बात की है, इस बारे में बात की है कि अटेंशन और एफर्ट जो है वो एक काफ़ी इंटरलिंक्ड है। आप जब आपकी वर्किंग मेमोरी के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, और अगर आप 3-4 चीजें रख के अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर काम करने की कोशिश करें तो आपका टेंशन और एफर्ट कम हो जाता है, और उसके कारण आपकी आउटपुट है वो भी कम हो जाती है। सो अभी मेरी वर्किंग मेमोरी के अंदर इतनी सारी चीजें ओवरलोड हो गई हैं, जो मैं समझ रहा था कि मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा कि भाई इस चैप्टर के अंदर उसने अच्छे से बात क्या की थी। बट मोटा मोटा अटेंशन एंड एफर्ट के बारे में बात की थी कि कितना आपको पहले तो उसने कॉग्निटिव साइजेस के बारे में बात की, प्यूपल डायलेशन के बारे में बात की। प्यूपल डायलेशन से उसने ये बोला कि आपको पता चलता है आपका मेंटल एफर्ट कितना यूज हो रहा है। मेंटल एफर्ट के बाद उसने ब्रेन एरिया की बात की, मेंटल एफर्ट के अंदर ब्रेन एरिया कौन से यूज हो रहा है। फिर उसने एक एग्जाम्पल की बात की कि इसीलिए जो है उसने एक रीजन बताया कि क्यों लोग जो हैं वो जब धीरे धीरे किसी काम को करते हैं वो लीस्ट एफर्ट की तरफ चले जाते हैं, ताकि उनका सिस्टम 2 और सिस्टम 1 जो है सेम टाइम पे एंगेज मत हो। और इसने एट द एंड ने ये बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क वो होते हैं जब आपके मन पे एक टाइम का एफर्ट होता है, आपकी वर्किंग मेमोरी जो होती है वो काफी ऑक्यूपाइड होती है, और तब आप जो आपका मेंटल एफर्ट और रिजल्ट होता है वो सबसे लो होता है, क्योंकि आपका सिस्टम 2 फुली इंगेज नहीं कर पाता। सो इससे मुझे ये टिप मिल सकती है कि हम सिस्टम 2 को अगर आपको अच्छे से इंगेज करना है, लेट्स से अगर आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोचना है, तो आपके अपने मन से टाइम का प्रेशर और वर्किंग मेमोरी को रिड्यूस करना पड़ेगा, लोड को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी सबसे ज्यादा रहे जब आप किसी टास्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये मुझे इस चैप्टर से मिला। अगर आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज आप कॉमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए और डिफरेंट चैप्टर्स लेके आते रहेंगे, डिफरेंट बुक्स लेके आते रहेंगे, और जो भी आपको समझ आएगा या जो भी आपको डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाने के लिए ऑब्वियसली एक नई वीडियो बना लेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार, एंड अभी हम यहाँ पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे गाइस।